नमस्ते। आप सुनने वाले हैं मृदुला सिन्हा की कहानी 2.5 बीघा जमीन को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। 2.5 बीघा जमीन। जहाँ खेती होती है वह तो 7.5 बीघा ही थी। एक एक कोला की मेंढ पर खड़े होकर देख आए थे राम बाबू, और हिसाब किए। शिक्षक को यह हिसाब लगाते देर नहीं लगती थी कि रामचरण सिंह के तीनों पुत्रों के बीच बंटवारे में 2.5 बीघा जमीन ही आएगी। मन ही मन हो रही उसकी गणना को उसके साथ चल रहे चूड़ामणि सिंह ने ही सुन लिया था। बोले, मास्टर साहब, आप अपनी बेटी को क्यों गड्ढे में धकेल रहे हैं? लड़के के सिर पर मात्र 2.5 बीघा जमीन पड़ेगी। क्या खाएगा, खिलाएगा, कैसे परिवार पालेगा? राम बाबू असामंजस्य में पड़ गए थे। क्या बोलते? यह सच था कि वह लड़का उन्हें पसंद आ गया था। देखने सुनने में सुंदर था, नौकरी करता था। रेलवे में किरानी हुआ तो क्या, सुविधा ही सुविधा होती है रेलवे की नौकरी में। यहाँ तक कि बच्चों को भी नौकरी लग जाती है। राम बाबू को डर था तो चूड़ामणि सिंह के प्रचारक स्वभाव का। अपनी बेटी के लिए वह ढूंढने और घर द्वार, जमीन तथा जत्था देखने तथा गांव वालों से उस परिवार के सदस्यों का स्वभाव जानने समझने के लिए उन्होंने उस गांव में 5 दिनों तक डेरा डाले रखा था। उनके साथ आए 2 लोग तो लौट गए। एक की भैंस बियाने वाली थी, दूसरे के घर परिवार में कोई हादसा हो गया। बच गए चूड़ामणि। राम बाबू ने गांव वालों से भी अलग हट हट कर बातें की, समवेत स्वर में अनुशंसा की। लड़का हजारों में एक है। बात अटक गई थी तो सिर्फ उसके सिर पर की जमीन पर, वह भी चूड़ामणि के मन पर, क्योंकि वे ही सोते उठे राम बाबू के निर्णय लेते मन पर लकड़ी के सिर पर 2.5 बीघा जमीन का हथौड़ा मार देते थे। निर्णय का अंकुर चकनाचूर हो जाता। राम बाबू ने कहा, चूड़ामणि, तुम समझने की कोशिश करो। लड़के के सिर पर सिर्फ 2.5 बीघा जमीन है। तब उसकी जीविका का साधन मात्र जमीन होती थी, वह भी पुराने जमाने में। अब तो लड़का नौकरी करता है। जमीन 2 बीघा हो या 100 बीघा, क्या फर्क पड़ता है? चूड़ामणि कहाँ मानने वाले थे। बोले, मास्टर साहब, भगवान न करे बिटिया के लिए कोई बुरा दिन आए, पर लड़के के साथ कुछ अनहोनी हो जाने पर जमीन ही रखवाला बन जाती है। यह भी तो लड़के के पिता को देखना पड़ता है। हाँ हाँ, नौकरी देने वाले भी ये सारी सावधानियां बरतते हैं। तुम चिंता मत करो। राम बाबू को डर था तो यह कि गांव जवार में चूड़ामणि बात फैला देगा। लड़के के सिर पर मात्र 2.5 बीघा जमीन है। लड़के के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े पुआल के ढेर थे, 2 जोड़ी बैल, एक भैंस, एक गाय, एक टायर गाड़ी नहीं दिखा इसे। पर व्यक्तिगत बातों में निर्णय के समय भी इस समाज भय को अपने मन से हटाना राम बाबू के लिए आसान नहीं था। पिछले साल अपने चचेरे भाई रामहुलास द्वारा बेटी का ब्याह तय करते समय स्वयं राम बाबू अड़ गए थे। कैसे तय करेगा विवाह? लड़के के सिर पर न जमीन है न जायदाद। लड़की को पानी में फेंकना है क्या? हम नहीं होने देंगे यह रिश्ता। दरअसल उस समाज की अवहेलना नहीं कर सकता था कोई, तभी तो स्वयं राम बाबू समाज भय से आतंकित थे। समाज की खरी खोटी सुनने का भय त्याग आखिर उन्होंने हिम्मत जुटाई। अपनी बेटी के लिए वर और घर वही चुना। बाराती को दरवाजे लगाकर जनवासे लौट जाने पर राम बाबू ने कई स्त्री पुरुषों से पूछा, लड़का पसंद आया? सबके उत्तर का सारांश यही था, शक्ल सूरत से लड़का तो ठीक है, पर उसके सिर पर तो 2.5 बीघा जमीन ही है। अर्थात चूड़ामणि ने अपना काम कर लिया था। विवाह के बाद बेटी दामाद बाहर ही रहने लगे। दामाद किशोर का तबादला
भी होता रहा। कभी कभी राम बाबू भी चले आ जाते, बेटी दामाद के साथ रहते। दोनों नातियों के जन्म होने पर तो उन्हें बेटी के साथ रहना और भी सुखद लगता। कभी कभी बेटी ने 2.5 बीघा जमीन वाले घर में ब्याहने का उलाहना नहीं दिया। उसे फुर्सत ही कहा थी। घर में पैसों की तंगी होती तो शायद अपने भाग्य और पिता के निर्णय को कोसती सुभद्रा। यदा कदा किशोर के दिल में अवश्य अपने सिर पर की जमीन छूट जाने की आह उठती। वह कहता, गांव में स्कूल टीचर होने का विशेष फायदा है, तनख्वाह के साथ आराम भी मिलता है और खानदानी जमीन का भी फायदा हो जाता। सुभद्रा अपने पति के मन का काटा व्यवहारिक बुद्धि की सुई से निकालती। जमीन जोतना क्या आसान है, उसमें भी लागत लगती है। वह भी तुम्हारे गांव की जमीन। एक ही साल में 2-3 बार बाढ़ आती है। आखिर दोनों भाइयों के परिवार का गुजारा उसी जमीन से हो रहा है न। गुजारा क्या हो रहा है, अभी बच्चे छोटे हैं, जैसे तैसे पल जाएंगे। उनके बड़े होने पर पढ़ाई लिखाई और विवाह के लिए बार बार तुमसे ही पैसे की मांग होगी। किशोर पत्नी से विशेष नहीं उलझता था। उसकी व्यवहारिक बुद्धि के आगे हार मान बैठा था। जब तक माँ बाबूजी थे, साल में एक बार दोनों गांव जाते। सुभद्रा अपने गांव भी जाती। उसके बाबूजी राम बाबू के मन का चोर बेटी के विवाह के 15-20 वर्ष बाद भी घात लगाए बैठा था। उन्हें डर था, बेटी कहीं न कह न दे, बाबूजी आपने सिर पर 2.5 बीघा जमीन वाले लड़के से मेरा ब्याह क्यों रचाया, और ऐसा किया भी तो मुझे क्यों नहीं बताया। दरअसल ब्याह के लिए लड़का तय करने के बाद राम बाबू उसकी नौकरी के गुण ही गाते रहे। अपने घर के अंदर 2.5 बीघा जमीन की चर्चा ही नहीं की। उस बार जब सुभद्रा अपनी ससुराल गई, पड़ोस की एक सास व्याकुल आत्मा उससे कुछ बात करने के लिए कब से समय की तलाश में थी। सुभद्रा को अकेले में पाकर बोली, किशोर नौकरी क्या करने लगा? तुम लोगों को अपनी खानदानी जमीन की चिंता ही नहीं रही। किशोर के दोनों बड़े भाई ने मिलकर इसी वैशाख में 1 बीघा जमीन बेच ली। तुम्हारे हिस्से के रुपए भी नहीं दिए। आखिर अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ तो तीनों भाइयों का हिस्सा होगा न। सुभद्रा के मन में भी पति के सिर पर के जमीन की लालच का अंकुर फूटा। उसकी पड़ोसन सास ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारा। मैं तो कहती हूँ बंटवारा कर लो, अपने हिस्से की जमीन बटैया लगा दो या उन्हीं भाइयों को जोतने कोड़ने के लिए दे दो। कम से कम जमीन बचेगी तो बेचेगी तो नहीं। न जाने कब काम आ जाए। नौकरी तो ताड़ पेड़ की छाया है, जमीन जमीन ही नहीं होती है। दुर्दिन में माँ बन जाती है और अपने हिस्से को क्यों छोड़ना। सुभद्रा के मन के नवांकुर की सिंचाई हो गई थी। पड़ोस की सास भी अपना काम बन जाने के संतोष के साथ ही घर वापस गई। दूसरे तीर से उसने एक और घाव कर दिया था। जमीन ही कितनी है, किशोर के सिर पर मात्र 2.5 बीघा पड़ेगी। उसके अलावा घरारी बथान फुलवारी भी है। भाई 3 है ना। तुम्हारे ददिया ससुर और मेरे ससुर जी आधे के हिस्सेदार थे, पर मेरे पति उनके एक लौते बेटे और हमारा भी एक, इसलिए मेरे बेटे के सिर पर तो 10 बीघा है। 2 पीढ़ियों में जमीन बटी नहीं। सुभद्रा इस बार ससुराल जाने पर बहुत सी दुनियादारी की बातें सीख आई थी। उसने किशोर से कहा, एक काम करो, अपना तबादला सीतामढ़ी स्टेशन पर करवा लो, गांव भी पास हो जाएगा, खेती भी करवा लिया करेंगे। 2 बच्चों की पढ़ाई का बहाना
बहुत बड़ा था, इसलिए भाइयों के आगे बंटवारे का प्रस्ताव रखने की हिम्मत की औकात की इज्जत भी रह गई। तब तक सुभद्रा के सिर से खेती करवाने के लिए शोक का भूत भी उतर गया था। पर विवाह के 20 वर्ष बाद एक और भूत सवार हुआ था, पिता से लड़ाई करने का भूत। आखिर उसके पिता ने वैसे लड़के से क्यों ब्याहा जिसके सिर पर मात्र 2.5 बीघा जमीन थी। पिता की बीमारी का समाचार पाकर उसे दोबारा गांव जाना पड़ा। अपने पिता से शिकायत करने के लिए उसका मन लुसफुसाता था, परंतु मरणशैया पर पड़े थे राम बाबू। बेटी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पिता ने ही एकांत पाकर कहा, सुभी, मेरे मन पर एक बोझ है। तुम्हारा विवाह तय करते समय मैंने बहुत सोचा। मैं भी ऐसे लड़के से तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहता था जिसके सिर पर। उन्हें खांसी आ गई थी। पिता का कलेजा सहलाती सुभद्रा ने क्या पूर्ति कर दी थी। मात्र 2.5 बीघा जमीन थी। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल से बोल पाए राम बाबू, पर अपनी आंखों में उमड़े जल के रंगों द्वारा अपना छुपा दर्द प्रकट कर गए। बेटी ने आश्वासन दिलाया, राम बाबू, आपकी बेटी गांव की अपनी उन हम उम्र बेटियों से ज़्यादा सुखी है जिसके पिता ने मात्र लड़के के सिर पर 50 या 100 बीघा जमीन देखकर विवाह किया। बस आप मेरी चिंता नहीं करें। फिर तो मन हल्का हो गया। आंखें ऐसी मूंदी कि फिर खुली ही नहीं। शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए पिता को सांत्वना देना और बात थी, पर सुभद्रा के मन पर 2.5 बीघा जमीन कम नहीं रही थी। अचानक पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी भी शहर में रहने की समस्या आ खड़ी हुई थी। बड़े बेटे की रेलवे में ही नौकरी लग जाने पर मकान की समस्या हल हो गई। साल भर बाद ही दोनों बेटे को ब्याहने की तैयारी करने लगी। छोटा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था। 10 लाख पैकेज मिलता था। पैकेज का अर्थ और व्यवहार समझने में सुभद्रा को कई महीने लगे। कई रिश्ते आए। दोनों कमाऊ पुत्र थे। सभी लड़कियों को सुभद्रा कहानी नहीं भूलती थी कि मेरे बेटे के सिर पर पुश्तौनी जमीन भी है। सबका एक ही जवाब था, है तो क्या, आज कौन नौजवान खेती करने जाता है, नौकरी है ना। एक लड़की वाले ने कहा, बहन जी, क्या आपको अपने पति के सिर पर की जमीन का फायदा हुआ? नहीं ना। फिर इन बच्चों को क्या फायदा होगा? आपके बेटे की नौकरी बरकरार रहनी चाहिए बस। और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया था। गांव से दोनों बड़े ताऊ ताई और उनके बच्चे भी आए थे। चूड़ा, चावल, दाल, घी और सब्जियां लेकर आए थे। बातों बातों में उन्होंने ही दूसरे मेहमानों को बताया, अब हमारे गांव की ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। बांध बन गया है, बाढ़ भी नहीं आती। बार बार आई बाढ़ ने हमारी ज़मीन उपजाऊ बना दी है। ज़मीन सोना उगलती है। हमारे बच्चे भी खुशहाल है। शहर की नौकरी तो ताड़ की छाव है, आज है तो कल नहीं। पुश्तैनी जमीन तो माँ के बराबर होती है, जिसकी छाया सिर से कभी हटती नहीं। संतान के सुख जीवन में माँ भले ही दूर हो जाए, दुर्दिन में जमीन संजीवनी बन खड़ी होती है। विवाह उत्सव के कार्यों में लगी सुभद्रा के कानों में ये बातें पढ़कर अपना स्थान बनाती रही। विवाह का आयोजन समाप्त हुआ। दुल्हन घर आई। ताइयों ने खूब सराहा बहू के लक्षण को। दान दहेज की भी प्रशंसा की। बड़ी जेठानी गांव जाते समय बोली, सुभद्रा, कभी कभी गांव आ जाया करो। बच्चों को पाल पोस दिया, अब क्या, अब तो गांव भी शहर जैसा है और बहू से गृह देवता की पूजा भी तो करवानी है। आऊंगी दीदी, आऊंगी। सुभद्रा ने तो ऐसा ही कह दिया था,
उसे कहाँ फुर्सत थी। दोनों बेटों के दो घर, एक अलीगढ़ और एक गुड़गांव। 1 करोड़ का फ्लैट लिया था मनीष ने। 6 लाख की गाड़ी भी थी, सब कर्जे पर। वह सब कुछ था जितने को जुटाने में कईयों की उम्र गुजर जाती थी। स्वयं सुभद्रा और किशोर ने भी इतने सरंजाम नहीं सहे। मनीष के यहाँ तो अब बस घरवाली की कमी थी। कई रिश्ते आए। सुभद्रा ने उन दोनों गुड़गांव के फ्लैट में ही रहती थी। सब सुख था, पर एक ही कमी थी, दिन भर अकेले रहने का दुख। सुबह 7 बजे निकलकर रात्रि के 8 बजे आता मनीष। सुभद्रा ने कहा, तुम अपनी कंपनी के बंधुआ मजदूर हो क्या? यदि ऐसी स्थिति रही तो कौन लड़की तुम्हारी पत्नी बनकर घर में रहेगी? मनीष मुस्कुराता था। जिस लड़की से उसका विवाह निश्चित हुआ उसे भी 7 लाख का पैकेज था। 6 महीने बाद विवाह होना था। इस बीच ही मंदी की हवा बह गई। विश्व में मंदी, पैकेज वालों की धड़कनें तीव्र हो गई, क्योंकि वे सबसे ऊंचाई पर थे। मंदी की बयार भी तो सबसे पहले ऊंचाई को ही प्रभावित करेगी। करोड़ों टिकिया फ्लैट, 10 लाख गाड़ियाँ, बीबियाँ, सब बोझ लगने लगी। पर वे जाए तो जाए कहाँ? और एक दिन वही हुआ जिसकी आशंका प्रकट की जा रही थी। मंदी का पहला प्रहार पैकेज पर ही हुआ। गुड़गांव के अधिकतर फ्लैट के रंग बदरंग हो गए। मनीष चुपचाप रहने लगा। सुभद्रा चिंतित थी। उसने एक दिन बेटे को डांट बोलते क्यों नहीं, अब तो विवाह की तैयारी करो, शहनाई बजवाओगी मैं। उसका बयान तो दे दो, शादी की और भी सरंजाम बुकिंग करानी है। अब दिन ही कितने बचे हैं? मनीष चुप रहा। उसी शाम नौकरी से बर्खास्ती की चिट्ठी आ गई थी और दूसरे ही दिन लड़के वालों ने दूरभाषा पर विवाह का रिश्ता तोड़ने की सूचना दे दी। मनीष ने चुप्पी भंग की। अब क्या होगा माँ? माँ को सोचने में एक दिन लगा था। बहुत सोच समझ कर बोली, बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, विशेष पढ़ी लिखी भी नहीं। एक उपाय मन में आया है, गांव लौटने का। चलो, वहाँ जमीन भी है और मेरे हिस्से की एक बड़ी कोठरी और आंगन का कोना। तुम्हारे पापा के सिर 2.5 बीघा जमीन होने का बड़ा शोर सुना था। हमने उसका उपयोग नहीं किया। नौकरी करते थे। उनकी नौकरी की अनुकंपा नौकरी बड़े बेटे को मिली। पुश्तैनी जमीन तुम ले सकते हो, यह किसी की अनुकंपा नहीं, तुम्हारा हक है। मनीष माँ के सुझाव पर आश्चर्य प्रकट कर गया। हाँ माँ, आप ठीक कहती है। वह अनमना सा बोला, यही कि गांव चलो, कम से कम तब तक जब तक मंदी रहे। देखना फिर दिन बहुरेंगे, तुम्हारे भी पैकेज के भी। जिंदगी तो बितानी होती है बेटा, पैकेज के सहारे या पुश्तैनी जमीन के सहारे क्या फर्क पड़ता है? मनीष ने हामी तो नहीं भरी थी, पर रात को माँ बेटे दोनों को अच्छी नींद आई थी। सुबह का अखबार हाथ में लेकर मनीष गांव जाने की योजना बना रहा था। उसके एक मित्र द्वारा आत्महत्या करने की खबर फोटो के साथ छपी थी। वह भी पैकेज वाला नौजवान था, शादीशुदा था। माँ चाय ले आई थी। मनीष लिपट गया माँ से बोला, माँ चलो अभी गांव चलते हैं। सुभद्रा बुदबुदाई थी। कभी सुना था जेवर संपत्ति का श्रृंगार और विपत्ति का आहार होता है, पर तुम्हारे लिए तो पुश्तैनी जमीन ही विपत्ति का आहार बन रही है। 2.5 बीघा ही है तो क्या, तिनके का सहारा? मनीष माँ की ओर ऐसे देख रहा था मानो जीवन में पहली बार आभार प्रकट का मन बन आया हो। रुक गया मनीष। उस भाव और चिंता को
कृतज्ञता से निपटाया नहीं जा सकता था। उसने माँ की गोद में सिर छुपा लिया था, जहाँ मंदी का हल्का झोंका भी कभी नहीं पहुँचता। वह सावन भादों की नदियों समान भरी रहती है, छलकती भी है, सूखती नहीं। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा की कहानी 2.5 बीघा जमीन।